हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का रेशमा पैरामेडिकल में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, बहुत बच्चों का सवाल है मैम पैरामेडिकल के बारे में तो अभी हमको बहुत अच्छे से कुछ पता भी नहीं चला और आप पढ़ाना स्टार्ट कर दी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत सारे सवाल थे आपके मन में। तो आज आपके हर एक सवाल का जवाब लेकर आ चुके हैं आपकी अपनी निधि मैम। तो आज की क्लास में हम बेसिकली आपको कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स बताएंगे जो आना ही चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा, एक नई शुरुआत। आज की क्लास में हम आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कहा जाए ना बोले तो एकदम आसान हलवा सवाल, लेकिन इसका जवाब हर बच्चे को आना चाहिए, 100% आना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ सवाल है जो एक एक करके हम लिखते चलेंगे। आप लोग क्या करिए, आप लोग भी स्टार्ट रखो। ठीक है, पहला सवाल, सबसे पहला, अरे ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पित्त स्रावित होता है दूसरा, विटामिन ए संचित होता है। ठीक है, तीसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि चौथा सवाल, मनुष्य में पसलियों की संख्या ठीक है। अब इन सब का एक एक करके आंसर भी देख लिया जाए, वरना आप कहोगे मैम आंसर तो बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका है, पित्त स्रावित होता है। तो आपको बता दे, जो हमारा पित्त है वो यकृत के द्वारा संचित होता है, मतलब स्रावित होता है। ठीक है, पित्त जो है, पित्ताशय नामक यकृत हमारा है ना, यकृत के अंदर उसके ठीक नीचे एक पित्ताशय नामक ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना है जिसको पित्ताशय कहते हैं, और उस पित्ताशय से पित्त रस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर होगा यकृत द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, यकृत द्वारा। अगला सवाल, विटामिन ए संचित होता है कहां पर? यकृत में। ठीक है, देखो यकृत से सवाल बता रहे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा यकृत। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पांचवा, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जवाब भी लिखते हुए चलते हैं साथ में, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको सबसे छोटी ग्रंथि, और इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, कॉपी बुक उठा लो, ये सब बहुत मेन बेसिक क्वेश्चन से जो बायोलॉजी का हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर बायोलॉजी में आपको एग्जाम नहीं देना है ना,
पैरामेडिकल का, फिर भी आपको ये सारे सवालों का जवाब आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, बेसिक्स हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, और इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को क्या करता है, याद रखना, ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपका है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। ये तो कई बार करा चुके और हमें लग रहा है आप सभी को याद भी होगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, याद है सबको, 206। ठीक है, याद रखिएगा, हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांसपेशियों की संख्या। ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या। ठीक है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो कर देते हैं, टिक लगा दिया जाए, होता है 639। ठीक है, कितना होता है टोटल, 639 होता है। 8वां सवाल, ठीक है, 8वां है, लार। हम लोग देखते हो जब भी गुलाब जामुन, गोलगप्पा, चाट देखते हैं, हमारे मुंह से लार निकल आता है। तो लार में एक एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम का नाम बताना है। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखिएगा उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, क्या आंसर होगा, टाइलिन होगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। यहां तक देखो सभी को क्लियर है, 8वां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है लिंग निर्धारण। ठीक है, अगर एक बच्चा हो रहा है, एक माँ के गर्भ में अगर बच्चा है, तो लिंग का उसके शरीर में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, वो किस पर डिपेंड करेगा, मादा पर या नर पर, तो याद रखिएगा नर के लिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, 9वां होगा, शिशु का लिंग, शिशु का लिंग निर्भर करता है, शिशु का लिंग निर्भर करता है किस पर, याद रखिएगा पिता के लिंग गुणसूत्र पर, पिता के लिंग गुणसूत्र पर। चलिए 10वां सवाल, 10वां आपका है, मनुष्य का हृदय, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कक्ष, हृदय में कक्ष कितने होते हैं, याद रखिएगा 2, नहीं 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, 4, 2 अलिंद और 2 नील है। ठीक है, ये हो चुके टोटल 10 क्वेश्चंस। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है।
ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास कहा जाता है। ठीक है, पैंक्रियास का काम होता है इंसुलिन हार्मोन स्रावित करना। हिंदी में लिख दे अग्नाशय। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो ये हो गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12वां सवाल आपका नेत्रदान में। ठीक है, अगला सवाल, नेत्रदान में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने नेत्रदान तो सुना है। ठीक है, नेत्रदान सुना है ना, तो नेत्रदान में हम आंख का कौन सा भाग क्या करते हैं? दान करते हैं। याद, आंसर पता है? ठीक है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये हो गया आपका डन। नेत्रदान में हम आंख का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? तो बता दे कॉर्निया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कॉर्निया। आंखों में जो कॉर्निया पाया जाता है हम नेत्रदान में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 13वां सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 13वां सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, अगला सवाल आपसे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किस अंग द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, आंखों में कितनी लाइट जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ये कौन हमारा कंट्रोल करता है? इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, फास्ट आंसर दो, इस सवाल का क्या होगा? लिख देते हैं हम ही। ठीक है, आंखों में प्रकाश की मात्रा को, आंखों में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, आंखों में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा आइरिस। ठीक है, वो जो पुतली है, ठीक है, इसका काम होता है। करेक्ट आंसर होगा आइरिस। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं आइरिस। आइरिस का काम होता है आंखों में क्या करना? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। अगला सवाल देखा जाए, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का, जैसे हम इससे लोग गाड़ी देखो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी काम नहीं करता, वैसे ही हमारे शरीर में आखिर वो कौन सा तत्व है जो ईंधन की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है? हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, हम लिख देते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन चल रहा है? 14वां, 14th क्वेश्चन। ठीक है, 14th क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में कौन ईंधन के रूप में कार्य करता है? कौन ईंधन के तरह कार्य करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा
हमारे शरीर में कौन ईंधन की तरह कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ईंधन की तरह कार्य करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया आपका क्लियर। 14th क्वेश्चन कंप्लीट। अगला, कैप्सूल का आवरण। आप लोग बहुत सारा दवाई खाए होंगे, ठीक है, बहुत सारे दवाइयाँ आपने खाया है जिसपे क्या होता है? लेयर होता है, उस कैप्सूल के अंदर दवाई होता है। तो जो कैप्सूल का ढक्कन है, आवरण है, वो किस चीज का बना होता है? ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां। कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार्च का। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा स्टार्च का। ये हो गया कंप्लीट, स्टार्च का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे शरीर में नहीं, कैप्सूल का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? करेक्ट आंसर स्टार्च का बना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगला सवाल है दांतों से खून गिरना। ठीक है, दांतों से खून गिरना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ठीक है, अगला 16वां सवाल, दांतों से खून गिरना, दांतों से खून गिरना किस, दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी के वजह से दांतों से क्या होता है? खून निकलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, विटामिन सी। अगला सवाल, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अगला सवाल है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट CO पाया जाता है? ठीक है, 17वां क्वेश्चन, किस विटामिन में CO पाया जाता है? ठीक है, किस विटामिन में CO पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए में क्या पाया जाता है? विटामिन ए में आपका कोबाल्ट यानी CO पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए में हो गया आपका ये क्लियर। ठीक है, किस विटामिन में CO पाया जाता है? विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। ठीक है, अगला सवाल है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब महिलाएं जो है नसबंदी कराती हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल है, स्त्रियों में, ठीक है, आप लोग जवाब दो हमको, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, स्त्रियों में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रखना है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, इसमें महिला का जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल मेरा इसी से संबंधित है,
पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, 19वां सवाल, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, पुरुषों में होने वाले नसबंदी को हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 20वां। ठीक है, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20, गाय तथा, ठीक है, अगला सवाल है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अगला सवाल क्या है कि जो गाय और भैंस हैं उनके थन में दूध उतारने के लिए हम किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। देखो ये सब कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका जवाब आप बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पैरामेडिकल केवल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चन है, बायोलॉजी की नींव है। अगर बायोलॉजी के आपको ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता होंगे तो फिर बायोलॉजी पढ़ना बेकार है। अगर आप 12th में हो और आपको बायोलॉजी का इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर समझ लो कि आपका 12th में बायोलॉजी लेना बर्बाद है। केवल पास होने के लिए हमको नहीं पढ़ना, हमको अपने जीवन में सीखना भी तो है। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन का परिभाषा दो। अगर कोई भी आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा राइट कहेगा ये बताओ हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसमें कितनी कक्षाएं होती हैं? अब कहोगे मैं अरे ये तो हमारे बायो के बुक में दिया ही नहीं है, 12th में हमको पढ़ना ही नहीं है। तो ये क्या है? ये केवल बहस करने का एक वो है, वरना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? ठीक है, 21वां सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे किसको। ठीक है, अगला सवाल आपका है किसको अंतःस्रावी तंत्र का स्रावी तंत्र का पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को हम अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, केवल थायरॉक्सिन लिख दो। चलिए अगला सवाल आपका, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, अगला सवाल है 22वां सवाल, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, जब देखते हो कभी कभी हमें डर लगने लगता है, लड़ने का जब टाइम आता है तो डर लगने लगता है ना, हाँ, तो वो कौन सा ग्रंथि है जो कंट्रोल करता है? वो एक हार्मोन निकालता है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है?
कहलाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर याद रखना एड्रीनेलिन। क्या होगा? एड्रीनेलिन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। एड्रीनेलिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो हमें डर के वक्त हमारे शरीर से निकलता है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 22। 22 सवाल, अभी और सवाल है हमारे। ठीक है, 23वां सवाल, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, अगला सवाल आपका, मनुष्य में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, चलो, मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कितना गुणसूत्र पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ियों में लिखा जाए तो 23 जोड़ी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन आपका क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखिएगा लीवर। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा लीवर। लीवर आपका सबसे बड़ा अंग है। अच्छा, लीवर कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, त्वचा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, त्वचा। ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑर्गन पता है ना, 5 ऑर्गन में हमारा जो स्किन है वो सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अगला सवाल आपका 25, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? याद रखना है तंत्रिका कोशिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होगा। तंत्रिका कोशिका ये शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 25 क्वेश्चन हो चुके, फिर आगे बढ़ते अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है आपका, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। ठीक है, अगला सवाल कितना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। ठीक है, कितना बनता है? याद रखना 1.5 लीटर। ठीक है, कितना होगा? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? आप लोग देखो ना, जो टॉयलेट होता है उसमें बहुत गंदा स्मेल रहता है, क्यों होता है? चलो जल्दी से जवाब दो, तब तक हम लिख देते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। मूत्र दुर्गंध युक्त होता है क्योंकि? मूत्र दुर्गंध युक्त होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा यूरिया के कारण। ठीक है, मूत्र में यूरिया पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के वजह से ही वो दुर्गंध देता है, उसमें दुर्गंध पाया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं यूरिया के द्वारा, यूरिया की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब 28, 28वां सवाल क्या बोल रहा? मानव मूत्र का
पीएच होता है, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच, मूत्र का पीएच होता है, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है, करेक्ट आंसर याद रखना 6, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच जो होता है वो 6 होता है। ये हो चुके आपके 28 सवाल। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान, देखो ये बच्चों वाले सवाल, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल टेम्परेचर नहीं पता होता है कि हमारे नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, और ये सभी का सेम होता है, ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं। लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मानव का सामान्य ताप बताओ कितना होगा, सभी लोग हमको चैट में बताएं, ठीक है। मानव का सामान्य ताप कितना होता है, करेक्ट आंसर होगा 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट में है, ये आपका सेल्सियस में। और आज का आखिरी सवाल, ठीक है, आज का 30वां सवाल आपके लिए क्या है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल पूछने वाले हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा, हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल, मानव के शरीर में, मानव के शरीर में जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है, तो करेक्ट आंसर होगा 65 से 80%, ठीक है। एक लेकर चले 65 से 80% आपका क्या है, जल पाया जाता है। तो ये हो चुके हैं हमारे आज के टॉप 30 बेसिक्स क्वेश्चन। इसको बेसिक कहा जाता है, अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो तो बायोलॉजी की ये बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया बेसिक्स का, कि बायोलॉजी में अगर अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, पैरामेडिकल के लिए कुछ नहीं पढ़ा, एक नई शुरुआत, ठीक है। तो मेरा अभी कम से कम 3 से 4 दिन तक हम क्या करेंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे आपको, हर वो बेसिक्स क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में तो आएगा ही, साथ ही साथ आपको आना चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चा जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहता है, नहीं देना चाहता, उन सभी को बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको बेसिक्स पता होना चाहिए, उनको क्लियर करने की जिम्मेदारी हम लिए हैं। तो हम क्या करने वाले, डेली आपको ऐसे टॉप 30 बेसिक्स बायोलॉजी कराएंगे। तो सभी लोग तैयार रहना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दो, सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कर दो। कमेंट में बताना कि जितने भी हमने टॉप 30 बेसिक्स बताए हैं आपको इनमें से कितने ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आज पता चला, ठीक है। या तो हो सकता है पता हो लेकिन भूल चुके थे। तो आज रिवीजन हो गया आपका, रिवीजन करते रहो और बाकी जुड़े रहिए रेशवा पैरामेडिकल से, आपकी बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, रेगुलर चलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो और रेशवा पैरामेडिकल से जुड़े रहो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।